सो इफ वी टॉक अबाउट एन आयनिक बॉन्ड, नाम से देखो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। आयनिक मतलब कहीं ना कहीं आयंस का इन्वॉल्वमेंट होगा, ठीक है, और बॉन्ड आयन के इन्वॉल्वमेंट्स की वजह से बनता होगा, तो उस तरह के बॉन्ड को हम बोलेंगे आयनिक बॉन्ड। सिंपल है। अब बहुत सारे स्टूडेंट बहुत तरह तरीके से इसको बताया आप लोगों ने, जैसे किसी ने बताया कि सर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच के बॉन्ड को हम आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। किसी ने बोला कि सर बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनते हैं उनको हम आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। किसी ने बोला कि सर आयंस के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको हम आयनिक बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें मोरलेस आप सही ही बोल रहे हो, कुछ गलत नहीं बोल रहे हो। उसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे बनता है। तो कोई भी आयनिक बॉन्ड जब फॉर्म होता है वो कैसे फॉर्म होता है, तो केमिकल बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू और मोर एटम्स एज अ रिजल्ट ऑफ कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, और मतलब एक से ज्यादा भी हो सकता है, टू अनदर एटम। ठीक है, मतलब इसको ब्रेक करते हैं इस इंफॉर्मेशन को वन बाय वन। केमिकल बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू और मोर एटम्स, ठीक है, दो या दो से ज्यादा एटम के बीच में बन सकता है। पहले तो हम टू वाला एग्जांपल ले लेते हैं। बहुत सिंपल मॉलिक्यूल जो आपका बहुत कॉमन है, आप बार बार अपने देखते आ रहे हैं, बहुत बार हमने देख लिया अभी तक, जिसका नाम है सोडियम क्लोराइड। चलो, NaCl एक मॉलिक्यूल है, ये आयनिक है, हमें पता है। अभी हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे आयनिक बॉन्ड है ये। NaCl आयनिक कैसे, ये आप 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, तो मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन हम लोग इस इंफॉर्मेशन को ब्रेक करते हैं जो हमारी डेफिनेशन में लिखी गई है कि अ केमिकल बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू और मोर एटम्स। तो पहले टू एटम का ही देख लेते हैं, केमिकल बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू एटम्स, ठीक है, एज ए रिजल्ट ऑफ कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। अब ऐसे सिर्फ ट्रांसफर से नहीं बन जाता है बॉन्ड, उसका एक अलग फॉर्मेशन होता है कि ट्रांसफर के बाद फिर इनको बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स होता है जिसको कुलम्ब फोर्स बोलते हैं, और उस फोर्स, वो जो फोर्स है वही एक्चुअली में आयनिक बॉन्ड है। ठीक है, तो देखो कैसे होता है। जैसे मान लो कि सोडियम है एक मेटल, तो सोडियम क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो ये बन जाएगा सोडियम प्लस, और इसने लूज कर दिया एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इसका दूसरा पार्ट है क्लोरीन, तो क्लोरीन जो एटम होगा वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ठीक है, और फिर वो बना लेगा क्लोरीन माइनस। फर्स्ट ऑफ ऑल आई मस्ट टेल यू गाइज कि क्लोरीन एटम इन्वॉल्व नहीं होता, क्योंकि क्लोरीन एटम के फॉर्म में नहीं मिलता है, तो हाफ मोल्स ऑफ क्लोरीन लेते हैं हम लोग गैस, जो कि फिर हम उसका बॉन्ड ब्रेक करके और अलग अलग फॉर्मेट करके हम लोग उसको एक मोल क्लोरीन गैस बना देते हैं, मतलब क्लोरीन आयन बना देते हैं मतलब। और ये भी आपको पता है कि सोडियम गैस से सोडियम ये बनता है, क्योंकि ये, तो खैर वो चीजें मैं समझाता हूँ वन बाय वन, बट पहले अगर बेसिक तरीके से हम लोग समझे, बहुत बेसिक बच्चों की तरह, तो सर यहाँ पे क्लोरीन होगा, आप उसका फिजिकल स्टेट रहने दो और कंफ्यूज हो जाएंगे हम फिलहाल के लिए, मैं धीरे धीरे उसको ऐड करूंगा यहाँ पे, तो ऐसा बनेगा आयन। तो सर हमें, हमारे पास दो आयन हो जा रहे हैं एट द एंड ऑफ द प्रोसेस, एक तो हो गया ये सोडियम प्लस और दूसरा आयन हो गया क्लोरीन माइनस। तो सर आप जब, अगर डेफिनेशन ये कहता है कि केमिकल बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू और मोर एटम्स बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, सो वो तो हो गया, तो क्या बॉन्ड बन गया, बोलोगे नहीं, सिर्फ ट्रांसफर से बॉन्ड नहीं बनेगा, ये एक फिनोमिना है, ये एक प्रोसेस है कि ये तो होगा ही, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये होगा कि ये जो बने उसमें से इसको हम बोलते हैं कटायन। क्या बोलते हैं, कटायन। और ये जो बना इसको हम बोलते हैं अनायन। और आपको पता है कि दो ऑपोजिट चार्जेस अगर आसपास में होंगे, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव, तो उन दोनों के बीच में क्या होगा, कुलंबिक अट्रैक्शन फोर्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसका फॉर्मूला होता है K इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जिसको हम कुलम्ब्स लॉ बोलते हैं। इस फॉर्मूला, जैसे न्यूटन फॉर्मूला होता है फोर्स का, वैसे कुलम्ब का भी फॉर्मूला होता है, ये लॉ ऑफ नेचर है। लॉ ऑफ नेचर एज इन कि इसको हम प्रूव कर सकते हैं, दिखा सकते हैं एक्सपेरिमेंटली, बट इसका कोई डेरिवेशन या वो नहीं है कि हम इसको डिराइव कर ले इस फॉर्मूले को, बिकॉज इट एग्जिस्ट इन नेचर। ये ऐसा ऑब्जर्वेशन से पता चला कि ऐसे ऐसे जैसे ग्रेविटेशन को आप फील कर सकते हो, ग्रेविटेशन को आप प्रूव कैसे करोगे, कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं है ग्रेविटेशन का कि इतना ही लगता है, मतलब ऑब्वियसली आप रिटरेशन करके, इटरेशंस करके देख सकते हो, दैट इज कॉल्ड एन एक्सपेरिमेंट टू प्रूव कि हाँ ये ऐसा एग्जिस्ट करता है, बट उसको आप डिराइव करके नहीं ला सकते। तो वैसे ही ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसी को हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। तो आप ध्यान से समझे, पहले इस एक एक टर्म को इसमें हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, सिर्फ NaCl मॉलिक्यूल में, और भी होंगे बट एक में समझ लेंगे, बाकी समझ में सब में समझ आ जाएगा। अब अगर मुझे सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकालना है
तो मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, आयनाइजेशन। तो मतलब यहां पे आयनाइजेशन एनर्जी लगेगी, लगेगी क्या? बोलोगे कि सर आयनाइजेशन एनर्जी का पर डेफिनेशन तो ऐसा था कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, बट दिस एटम डजंट सीम लाइक एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। सो इसका मतलब ये हुआ कि ये गैसियस स्टेट से स्टार्ट होगा प्रोसेस, तो उससे सोडियम प्लस गैसियस बनेगा और फिर इलेक्ट्रॉन बनेगा। ओके, नाउ सर व्हाट वी आर डूइंग, हम इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं मतलब सर क्लोरीन जो होगा वो भी गैसियस होना चाहिए, आइसोलेटेड गैसियस एटम होना चाहिए। अब अगर सर क्लोरीन आइसोलेटेड गैसियस एटम है तो इसका मतलब ये है कि हमें क्लोरीन के बारे में भी समझना पड़ेगा कि आइसोलेटेड गैसियस एटम कैसे है। और यहाँ पे सॉरी मैंने थोड़ा Cl लिख दिया, ये Cl2 होगा, हाफ Cl2 होगा। तो सर Cl2 तो नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी में तो हम एटम में ही ऐड करते हैं, मॉलिक्यूल में तो ऐड करते नहीं है। मतलब ये मतलब पहले हमें क्लोरीन का बॉन्ड ब्रेक करके पहले तो हम बनाएंगे Cl एटम। ठीक है, क्लोरीन का बॉन्ड ब्रेक करके हम लोग बनाएंगे Cl एटम, वो भी गैसियस। ऑब्वियसली अगर आप बॉन्ड ब्रेक कर दोगे तो वो फिर अलग अलग एटम हो जाएंगे, तो वो गैसियस स्टेट में ही होंगे। तो वो बनेगा गैसियस एटम क्लोरीन। और फिर वो गैसियस एटम से हम लोग एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, तब जाके हम यहां पे पहुंचेंगे क्लोरीन माइनस गैसियस एटम पे। तो हम इस प्रोसेस को मतलब यहां से यहां तक का जो प्रोसेस है दैट उसमें जो एनर्जी रिलीज होगी या लगेगी कुछ भी हो, उसको हम बोलेंगे ई ए ई जी, ई जी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। इसको डेल एच से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग, करते भी हैं, डेल एच इजी मतलब इंथैल्पी ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन। ठीक है, फिर से मैं एक बार समझा दूं आपको, बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो चुका होगा अभी तक, मुझे पता है कि मैं आयनाइजेशन एनर्जी टर्म अगर इंक्लूड कर रहा हूं तो मुझे ऑब्वियसली सोडियम गैसियस स्टेट में चाहिए, बिकॉज द डेफिनेशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी सेज दैट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन गैसियस आइसोलेटेड गैसियस एटम इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। तो आइसोलेटेड तो चाहिए ही चाहिए, गैसियस भी चाहिए। तो गैसियस, अब सोडियम नेचर में जो होता है वो तो गैसियस होता नहीं है। यस दिशांत। सर जैसे एम जी, जैसे एम जी Cl2, तो एम जी तो यानी कि Cl2 तो वहां पे चाहिए ही। सर ये तो ब्रेक होने के अलावा ये डेक नहीं हो सकता सर? ब्रेक होने के अलावा Cl2 ब्रेक होने डेक नहीं आ सकता, मतलब लाइक सीधा ही उसने यानी कि ब्रेक नहीं किया खुद को नहीं नहीं और नहीं नहीं, नहीं। MgCl2 बना लिया। समझाता हूं, मैं समझाता हूँ क्या है, समझेंगे, MgCl2 को भी मैं समझाऊंगा। तो पहले आते हैं, मैं उस पर आता हूँ। MgCl2 ऐसे डायरेक्ट नहीं होता कि Cl2 अटैच हो जाएगा, अटैच होने के लिए कोई इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होनी चाहिए ना। अब जैसे ये दोनों बॉन्ड क्यों नहीं बना रहे हैं, इसको मैंने यहाँ रख दिया, बॉन्ड क्यों नहीं बना रहे हैं, गिर क्यों जा रहा है, क्योंकि नहीं बना सकते। लेकिन हो सकता है एक स्ट्रक्चर ऐसा ही हो जिसमें ये बॉन्ड बना रहे हो, दिखे ऐसा ही है, तो ये Cl2 जैसा ही दिखे, बट ऐसे मैंने लगा दिया यहाँ पे तो ये बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पे ऐसे, समझ रहे हो? तो आप समझो इस प्रोसेस को कि सिर्फ उसमें Cl2 जैसा दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि Cl2 डायरेक्ट ऐसे ऐड किया हुआ। आप जब उसके स्ट्रक्चर को देखोगे, उसकी बॉन्डिंग को देखोगे, तो आपको समझ में आएगा कि Cl2 उसमें डायरेक्टली अटैच नहीं है। एक्चुअली में Cl2 जो है वो सराउंड कर रहा है एज एन आयन। यहाँ पे Mg होगा, इधर एक Cl होगा, इधर एक Cl होगा, आयन के फॉर्म में वो सराउंड कर रहा है। अलग अलग है Cl, दोनों Cl2 एक साथ नहीं है। ठीक है, समझेंगे MgCl2 को भी जब समझेंगे तो। द पॉइंट इज यहाँ पे हमें ये फोकस करना है एक एक एस्पेक्ट पे, बिकॉज एनर्जी का जो इन्वॉल्वमेंट होता है उसको हमें समझने की जरूरत है। तो आयनिक बॉन्ड फॉर्म करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, पहले हम उसको वन बाय वन लिस्ट करते हैं, फिर हम इसकी एनर्जी इन्वॉल्वमेंट की भी बात करेंगे। सबसे पहले तो हमें चाहिए एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट मतलब कि मेटल्स। क्यों? क्योंकि आयनिक बॉन्ड जो फॉर्म हुआ है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी जिसमें कम हो, जिसमें इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी हो। क्योंकि यहां पे हमें इलेक्ट्रॉन लूज करने वाला एक एलिमेंट तो चाहिए चाहिए सबसे पहला, जैसे कि सोडियम है यहाँ पे। तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी जिनमें होती है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी, टेंडेंसी टू पुल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम अ बॉन्डेड पेयर। ठीक है, एंड टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन इन अ बॉन्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हमें एक चाहिए जो कि मेटल्स होते हैं, जैसा कि आपने बोला कि सर आयनिक बॉन्ड मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है, तो एक मेटल चाहिए ही चाहिए हमें। ठीक है, दूसरी क्या रिक्वायरमेंट है सर? दूसरी रिक्वायरमेंट ये है, अच्छा चलो यहां लिखा भी है
कि एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हमें चाहिए, जैसे कि अपने केस में सोडियम था इलेक्ट्रोपॉजिटिव, जिसने कि सोडियम प्लस में खुद को कन्वर्ट किया प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट चाहिए, ठीक है। जैसे कि आप देखोगे मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके मैग्नीशियम 2 प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, एल्यूमिनियम 3 प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स को भी हम एडजस्ट करेंगे आगे इसके अनायन के साथ, बट फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज रिक्वायरमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट विच इज मेटल। तो आपको पता है कि ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3 मतलब लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम, ये हो गया आपके ग्रुप 1, ठीक है। ग्रुप 2 हो जाएगा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम एंड बेरियम। और ग्रुप 3 हो गया एल्यूमिनियम, ठीक है। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ठीक है। एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। हालांकि एल्यूमिनियम ही ज्यादातर बनाता है, नीचे वाले क्यों नहीं बनाते वो भी हम लोग समझेंगे धीरे धीरे, बट अभी आप समझो ये भी बनाते हैं आयनिक बॉन्ड, ऐसा नहीं है, बट एल्यूमिनियम +3 में बनाता है, थैलियम +1 में बनाता है। इसको हम बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। मैंने बताया नहीं है बट बता दूंगा कभी टाइम मिलेगा तो अभी क्या होता है कि ये मेटल जनरली हम लोग को मिलेंगे जो कि आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। अब बोलोगे सर मेटल सिर्फ इतने तो है नहीं, आप बोल रहे हो कि एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम चाहिए जो इलेक्ट्रॉन लूज करे, और आप हमें तो पता है कि हर मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो सर डी ब्लॉक वाले क्यों नहीं बना सकते आयनिक बॉन्ड? ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं बनाते हैं, वो भी बनाते हैं, लेकिन मोस्टली एस ब्लॉक वाले ही बनाते हैं। डी ब्लॉक वाले जो एलिमेंट होते हैं वो कोवलेंट बॉन्ड भी बनाते हैं, वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाते हैं, वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं, जिनकी मैं थोड़ी देर पहले डिस्कशन कर रहा था अभी। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जो ज्योमेट्री है, उनकी जो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी है डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, वो अलग फैक्टर है, वो उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। बट अभी फिलहाल के लिए हम एक छोटे से एस्पेक्ट पे ही फोकस करते हैं, छोटा सा एक रेंज पे फोकस करते हैं, विच इज दिस वंस। अब दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है? दूसरी रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है। क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या होगा सर? जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर सके, जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकते। इलेक्ट्रॉन को कौन गेन कर सकता है सर? जिसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा हो, मतलब जो पीरियोडिक टेबल में राइट में आए कि लेफ्ट में आए? राइट में आए, बिल्कुल सही। कि सर नॉन मेटल जो होते हैं उनके पास इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी होती है, तो वो आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन गेन करने का काम करेंगे। मतलब सर जैसे कि सबसे कॉमन हम लोग देते हैं, जैसे मान लो सर फ्लोरीन हो गया, फ्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे तो फ्लोरीन माइनस हो जाएगा। लेकिन सर फ्लोरीन से ज्यादा पता है अपने को कि क्लोरीन की होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब ये यूज आ रही है कि क्यों क्लोरीन के ही ज्यादातर कंपाउंड क्यों दिख रहे हैं हमें, MgCl2, NaCl, AlCl3, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसकी अच्छी होती है फ्लोरीन से, और ब्रोमीन से भी अच्छी होती है, आयोडीन से भी अच्छी होती है। ये वो थर्ड पीरियड का एलिमेंट है जिसकी एब्रप्टली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा हो जाती है ड्यू टू एब्रप्ट चेंज इन साइज फ्रॉम सेकंड पीरियड टू थर्ड पीरियड। तो समझ रहे, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, एक छोटा सा ट्रेंड है जो वहां पड़ा था, लेकिन इस ट्रेंड की वजह से अब आपको समझ में आ रहा है कि NaCl ज्यादा देखने को मिलता है हमें, MgCl2 मिलता है, लेकिन NaF उतने को देखने को नहीं मिलता, सुनने को नहीं मिलता कहीं। सोडियम फ्लोराइड बहुत रेयरली सुना होगा आपने, सोडियम क्लोराइड बहुत कॉमन है, मैग्नीशियम क्लोराइड बहुत कॉमन है, एल्यूमिनियम क्लोराइड बहुत कॉमन है, लेकिन एल्यूमिनियम फ्लोराइड उतना कॉमन नहीं है। समझ रहे आप बात को? तो वो सोचो क्यों नहीं है, क्योंकि सर फ्लोरीन को इलेक्ट्रॉन देने में लेने में टेंडेंसी थोड़ी उसकी कम है, और ब्रोमीन की भी कम है। तो एक तो सबसे राइट वालों की टेंडेंसी ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन लेने की, तो सबसे राइट में नॉन मेटल की बात करें तो यही ग्रुप आता है हैलोजन फैमिली, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। उसमें सर अगर हम बात करें कि किसकी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, तो वो आ जाता है क्लोरीन, एंड दैट्स द रीजन व्हाई क्लोरीन फॉर्म्स द मोस्ट ऑफ द आयनिक कंपाउंड्स, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा है, मतलब ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है इलेक्ट्रॉन गेन करने पे। तो ये सब चीजें समझ रहे हो कितनी इंटरलिंक्ड है, कॉन्सेप्ट सारे इंटरलिंक्ड है। आप किसी भी चीज को फील कर सकते हो कि ऐसा ही क्यों हो रहा है, ये क्यों नहीं हो रहा है, तो आप लॉजिक जब लगाओगे कहीं ना कहीं, अगर आपके दिमाग में वो इन्फॉर्मेशन है तो आप उसको क्रैक कर सकते हो। नहीं है तो आपको रटना पड़ेगा कि हाँ यार NaCl ही होता है, NaF तो कम ही होता है, पता नहीं क्यों होता है बट होता है, राइट। तो आपको समझना पड़ेगा केमिस्ट्री को अच्छे से। अब हम लोग आगे बात करते हैं कि ये एलिमेंट जैसे इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो कैसे कैसे करेंगे। तो बैलेंसिंग इज वन ऑफ द एस्पेक्ट्स, कि हमें बैलेंस भी करना पड़ेगा व्हेनेवर देयर इज फॉर्मेशन ऑफ whenever there is a formation of
ionic bond, the one atom which loses electron will must lose electron in a manner so that it must be exactly equals to the electron accepted by the other atom. पॉइंट ए मतलब बॉटम लाइन अगर हम बोले तो जितना एक ने इलेक्ट्रॉन लूज किया दूसरा उतना ही गेन करेगा, और दूसरा शुड बी कैपेबल इनफ टू गेन दोज मेनी इलेक्ट्रॉन्स. अगर कम पड़ता है तो दूसरे के एटम बढ़ा दो. तो जैसे कि जब आपका क्वेश्चन है सर वेयर विल अदर क्लोरीन एटम गो, मतलब सर अगर आप Cl2 यूज कर रहे हो तो दूसरा क्लोरीन कहां जाएगा? दूसरा क्लोरीन कहीं नहीं जाएगा. जब आप अगर मान लो कि सोडियम है फॉर एग्जांपल, तो 1 मोल आपने लिया सोडियम. अब देखते हैं प्रोसेस को समझते हैं. 1 मोल आपने लिया सोडियम, 1 मोल सोडियम को हमने इलेक्ट्रॉन लूज करवाया तो हमने बना लिया 1 मोल सोडियम गैस. मतलब सोडियम आयन. अभी स्टेट की बात करेंगे जब हम बॉर्न हाइबर साइकिल पे आएंगे, अभी हम लोग नॉर्मल समझते हैं प्रोसेस को. तो 1 मोल सोडियम लिया, उसने 1 मोल इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा. बोलो जब आपको ही बोलना है. यस सर। अब आप कह रहे हो कि जब सर आप तो Cl2 लेके आए हो ना, यही कह रहे हो ना तुमको सर Cl2 आप लेके आओगे तो मैं Cl2 हाफ ले ना जब वो ब्रेक होके 1 मोल Cl बना दे. समझ रहे हो आप? तो यहाँ पे हमें थोड़ी सी बॉन्ड एनर्जी देनी पड़ेगी हाफ मोल के जितनी. तो ये बन जाएगा Cl एटम्स. सॉरी यार, अगर समझ में आ रहा है तो हाँ बोलो, नहीं समझ में आ रहा है तो बैठ जाओ चुपचाप, क्योंकि समझाऊंगा मैं अभी नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट स्लाइड में. Cl गैस बन जाएगा, और ये Cl गैस में जब हम लोग इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे 1 मोल, क्योंकि ये 1 मोल बनेगा. क्यों? क्योंकि सर Cl2 हाफ मोल का मतलब है कि Cl एटम 1 मोल. तो Cl एटम एक, अब ये मोल वोल का कॉन्सेप्ट में मत कंफ्यूज होना यार, ये बहुत मेहनत से पढ़ाया गया है आपको 11th क्लास के फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट चैप्टर में, कि हाफ कैसे है तो ये 1 मोल कैसे है. अब 1 मोल में 1 मोल इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो हमें 1 मोल क्लोरीन माइनस मिलेगा गैसेस स्टेट में. अब 1 मोल क्लोरीन माइनस और 1 मोल सोडियम प्लस दोनों 1 मोल मिल के NaCl, और इसीलिए 1:1 रेशियो में होगा. NaCl होता है फॉर्मूला उसका, क्योंकि रेशियो 1 हो गया. अब फॉर्मूला निकालने का तरीका भी तुमको बता रखा है मोल कॉन्सेप्ट में, कि रेशियो ऑफ एटम्स निकाल लो, मोल्स ऑफ एटम, आपको पता चल जाएगा फॉर्मूला क्या है. वहीं जब आप MgCl2 फॉर्म कर रहे होंगे, ये नोट कर लिया आप सबने? यस सर. ठीक है. वहीं जब आप लोग MgCl2 फॉर्म कर रहे होंगे तो क्या होगा कि मैग्नीशियम जो आएगा वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है. क्यों? क्योंकि सर वो सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है, तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना है, तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया. तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें हाफ मोल क्लोरीन की जरूरत नहीं है. अब हम पूरे 1 मोल क्लोरीन को बॉन्ड एनर्जी देके इसका बॉन्ड तोड़ देंगे और हम बना लेंगे 2 मोल ऑफ क्लोरीन एटम. अब इस 2 मोल क्लोरीन एटम में हम 2 मोल इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे जो यहां से निकला, तो हमें मिल जाएंगे 2 मोल ऑफ क्लोरीन माइनस. और 2 मोल ऑफ क्लोरीन माइनस जो होता है, जब दिशांत ध्यान से देखो, तुम्हारा डाउट था ये, तो MgCl2 में जो 2+ होता है वो एक तरफ Cl माइनस आयन से ऐसे सराउंडेड होता है और दूसरी तरफ दूसरे Cl माइनस आयन से सराउंडेड होता है, और खुद ये ऐसा होता है. ठीक है. तो जो आप बोल रहे थे कि सर MgCl2 में Mg ये और ये Cl, ये डायरेक्ट क्यों नहीं आ जाते हैं MgCl2 ऐसे, तो वो इसलिए नहीं आते हैं दिशांत, क्योंकि इसमें कोई चार्ज वार्ज तो है ही नहीं, इसमें कोई अट्रैक्शन फोर्स कैसे होगा फिर. तो ये बॉन्डिंग नहीं होती है आयनिक बॉन्ड. जस्ट बिकॉज इट लुक्स लाइक MgCl2 डजंट मीन यू कैन राइट इट लाइक दिस Mg बॉन्ड Cl2. ठीक है, ऐसा नहीं होता है. आयनिक बॉन्ड ऐसे वर्क नहीं करता. आयनिक बॉन्ड जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है, तो आयंस होंगे उसके, और वो आयंस चारों तरफ से सराउंड करेंगे कटायन को. एक कटायन अनायन से सराउंडेड होगा, फिर वो अनायन दूसरे कटायन से सराउंडेड होगा, फिर कटायन ऐसे, मतलब कटायन अनायन का एक पैटर्न बनेगा विच इज ऑल्सो कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस और लैटिस ऑफ दैट सॉल्ट और दैट आयन. ठीक है. लैटिस क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ कटायंस एंड अनायंस इन अ पैटर्न. ऐसा नहीं होता है कि NaCl में एक Na+ आयन ने एक Cl- आयन को अट्रैक्ट किया और बाकी फिर दूसरे Na+ ने दूसरे Cl- किया और बाकी शांति से बैठ गए. ऐसा कभी नहीं होगा कि दूसरा MgCl2 मॉलिक्यूल यहां पे हो और ये क्लोरीन बोले कि नहीं भाई मैं इसके साथ कोई इंटरेक्शन नहीं करूंगा. क्यों? क्योंकि इसने इसके साथ कर लिया है तो मैं तो इससे कट्टी कर रहा हूं. ऐसा नहीं होता है. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऐसे वर्क नहीं करता है. अगर ये चार्ज इसके को अट्रैक्ट कर रहा है तो ये चार्ज इसको भी अट्रैक्ट करेगा. तो बोलोगे सर ऐसे तो फॉर्मूला इसका MgCl4 हो जाएगा. बोलूंगा नहीं, फॉर्मूला आता है सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ मोल्स. तो जब सिंपलेस्ट रेशियो निकालोगे तो किसी भी टर्म पे निकाल लो, हमेशा 1:2 ही आएगा अगर वो MgCl2 है तो.
तो जो केमिकल फॉर्मूला लिखा जाता है आयनिक कंपाउंड का, दैट इज द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ आयंस। मतलब इंपेरिकल फॉर्मूला ही होता है, आयनिक कंपाउंड का कोई केमिकल फॉर्मूला नहीं होता है। या फिर ऐसा बोल सकते हो कि आयनिक कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला और इंपेरिकल फॉर्मूला दोनों सेम चीज है। बोलो समझ में आई बात? तो ठीक है। तो इसका यस सर। मतलब अनायन जो होते हैं वो फिफ्थ से सेवेंथ ग्रुप के होते हैं, जिसमें ज्यादातर यही वाले होते हैं। ठीक है, जैसे ऑक्साइड भी बनता है, ऑक्साइड 6 ग्रुप का एलिमेंट हो गया। 6A का मतलब है, जैसे फिफ्थ ए का मतलब 15th ग्रुप, और 7th ए का मतलब है 17th ग्रुप। अब इसमें मत कंफ्यूज होना प्लीज। तो ये हो गया पहली रिक्वायरमेंट कि एक हमें चाहिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, दूसरा हमें चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, ये होगी फर्स्ट रिक्वायरमेंट। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कटायन एंड अनायन कॉल्ड आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड। ऑब्वियसली मैं तब से यही बात करते आ रहा हूं कि जैसे कि NaCl बना तो Na प्लस और Cl माइनस, ठीक है, ये जो बने तो इनके बीच में कोई कोवलेंट बॉन्ड नहीं होगा। ये आयनिक बॉन्ड का मतलब है कि इन दोनों के बीच में यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में पता है आपको कि दो चार्जेस जो ऑपोजिट होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं विद फोर्स विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, उसके बाद द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन्ड बाई, लॉस्ट होगा यहां पे, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन बाई एनी एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंसी। ठीक है, इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है? जैसे मान लो मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम की इलेक्ट्रोवैलेंसी कोई बोले तो आप बोलोगे 2। क्यों? क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। ठीक है, कोई आप बोले आपसे कि एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रोवैलेंसी बताओ, तो आप बोलोगे कि एल्यूमिनियम 3+ में जाके 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी हो गई 3। ठीक है, इलेक्ट्रोवैलेंसी इसकी हो गई 2, इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी हो गई 3। ऐसे ही जो भी जितना इलेक्ट्रॉन लूज, जैसे स्टेनम है 10 है, 3-4 इलेक्ट्रॉन लूज करके SN4+ में चला गया। ठीक है, तो इसकी हम बोलेंगे इलेक्ट्रोवैलेंसी है 4। क्लियर है? तो आयनिक बॉन्ड के बारे में अगर थोड़ी थोड़ी चीजें फिर से एक बार मैं रिवाइज करूं, हालांकि बता चुका हूं और भी पॉइंट्स हैं अभी, बट जितने हमने डिस्कस किए उसको रिवाइज करूं तो पहला पॉइंट है कि एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट चाहिए, दूसरा पॉइंट है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट चाहिए, तीसरा पॉइंट है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होना चाहिए, चौथा पॉइंट है कि उसमें इलेक्ट्रोवैलेंसी नाम का एक टर्म आएगा। वो टर्म क्या है? वो बस एक टर्मिनोलॉजी के लिए है। बेसिक रिक्वायरमेंट की बात करें तो एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये तीनों अगर हुए तो बॉन्ड बनेगा। ठीक है, लेकिन ये तीनों ही सफिशिएंट नहीं है, थर्मोडायनेमिकली भी पॉसिबल होना चाहिए वो बनना। वो क्या चीज है पढ़ेंगे अभी जस्ट थोड़ी देर में, अगर टाइम मिला तो, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। बट लेट्स जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड व्हाट एन आयनिक बॉन्ड इज। ठीक है, नेक्स्ट है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन, सो आयनिक बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल। अब इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब वही है जो मैं आप लोगों को समझा रहा था। और क्रिस्टल लैटिस आयनिक कंपाउंड डू नॉट हैव मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इट हैज ओनली इंपेरिकल फॉर्मूला। ये सब बातें मैं ऑलरेडी अभी कर चुका हूं। अब देखो क्या है इसका मतलब। इसका मतलब ये है कि जैसे कि मान लो कि एक NaCl बना, NaCl बना, NaCl के रिस्पेक्ट में सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे तो थोड़ी क्लियर अंडरस्टैंडिंग आएगी। ठीक है, वैसे एक आयनिक बॉन्ड जैसा होता है बाकी सब भी सिमिलर ही होंगे। जैसे मान लो ये NaCl है, तो आपको क्या लगता है कि NaCl जब बनता होगा तो NaCl Na+ और Cl- एक अपना अलग रहता होगा, फिर दूसरा Na+ Cl- अपना अलग पेयर बना के रहता होगा, फिर तीसरा अलग रहता होगा, चौथा अलग होता है। ऐसा जनरली लगता है, ऐसा नहीं होता। ऐसा सिर्फ कोवलेंट कंपाउंड्स में होता है। वो इसलिए होता है कि कोवलेंट कंपाउंड्स में जो बॉन्डिंग होती है वो ओवरलैपिंग की वजह से होती है। तो अगर इसने इसके साथ ओवरलैप कर लिया तो ये किसी और के साथ ओवरलैप नहीं कर सकता। लेकिन आयनिक बॉन्ड की खास बात यह है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की खास बात क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा कि कहां हो तुम। अगर मैं यहां हूं, तुम मेरे से x डिस्टेंस पे इधर जाओगे तो भी फोर्स उतना ही लगेगा, और मेरे से x डिस्टेंस पे इधर जाओगे तो भी फोर्स उतना ही लगेगा। सामने x डिस्टेंस पे जाओगे तो भी फोर्स उतना ही लगेगा, और पीछे जाओगे तो भी उतना ही लगेगा। पॉइंट इज, आयनिक बॉन्ड या कोई भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हर डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस पे अगर जाओगे तो सेम अमाउंट का लगता है, उसका कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होता। कोवलेंट बॉन्ड में ऐसा नहीं होगा। अगर px ऑर्बिटल px के साथ ही ओवरलैप कर सकता है, px ऑर्बिटल py के साथ ओवरलैप नहीं कर सकता। तो मतलब अगर इस डायरेक्शन में ओवरलैपिंग हो गई तो दूसरे डायरेक्शन में नहीं हो सकती। समझ पा रहे हैं आप बात को या नहीं समझ पा रहे हैं?
कोवलेंट और RS आयनिक में जो बेसिक डिफरेंस वो यही है कि कोवलेंट में एक बार जैसे मान लो एक्स एक्स की ओवरलैपिंग हो गई, अगर लिनियर ओवरलैपिंग होगी तो एक्स एक्स, पहली बात तो लैटरल ओवरलैपिंग नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरी बात, एक्स कभी वाई से ओवरलैपिंग नहीं कर सकता, तो बॉन्ड का एक डायरेक्शन फिक्स है कि यार ये ऐसे ही बन सकता है, दूसरा कोई तरीका नहीं है बनाने का। लेकिन वहीं अगर हम आयनिक बॉन्ड की बात करते हैं तो जैसे मान लो यहाँ पे Cl है, अब मान लो कोई दूसरा NaCl इधर ही है, इधर कहीं बगल में घूम रहा है, मान लो यहाँ पे कोई दूसरा Na प्लस है और इधर Cl माइनस है, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि सर ये जो Na प्लस और Cl माइनस है ये अपना अलग अट्रैक्शन करके बॉन्ड बना रहे हैं और ये दोनों अलग बना रहे हैं, इनका इससे कोई लेना देना नहीं है, नहीं, ये गलत हो जाएगा, ये Na प्लस इसको भी अट्रैक्ट करेगा। तो बोलोगे सर फिर तो इसका फॉर्मूला NaCl2 हो जाना चाहिए, मैं बोलूंगा बिल्कुल नहीं, क्यों, क्योंकि ये Cl माइनस फिर इधर से भी आएगा। तो बोलोगे फिर तो और अच्छी बात है सर, फिर तो 4 Cl हो गए, 2 Na दिख रहे हैं हमें, 3 Cl दिख रहे हैं। तो मैं बोलूंगा कि बिल्कुल नहीं, ये चीज जो है, ये चेन जो है बहुत प्रोपागेट करती है 3 डायमेंशन में, ठीक है। 3 डायमेंशन में ये चेन जो प्रोपागेट करती है ऐसे, उसको हम बोलते हैं लैटिस। क्या बोलते हैं? लैटिस। मतलब ये आयंस का अरेंजमेंट होगा, कटायन अनायन कटायन अनायन कटायन अनायन कटायन अनायन, फिर नीचे एक लेयर बनेगी कटायन अनायन कटायन अनायन कटायन अनायन, फिर बाहर की तरफ लेयर आएगी कटायन अनायन कटायन अनायन कटायन अनायन, ऐसे करके पूरा अरेंजमेंट ऑफ आयन होगा इन 3 डायमेंशन। और उस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टल लैटिस। क्या बोलते हैं? क्रिस्टल लैटिस। मतलब अगर मैं पॉइंट के हिसाब से दिखाऊं, मान लो एक क्यूब के हिसाब से दिखाऊं, तो एक पार्टिकल यहां होगा कटायन अनायन कटायन अनायन कटायन अनायन, ऐसे करके होगा। थोड़ा कलर चेंज कर देता हूं, अनायन का मान लो कलर अपन व्हाइट ले लेते हैं, कटायन का येलो ले लेते हैं, ठीक है। ऐसे अरेंजमेंट हो गया। उसके बाद क्या होगा? फिर नीचे भी फिर इसी तरह का अरेंजमेंट होगा। कैसे? अनायन कटायन अनायन कटायन अनायन कटायन अनायन कटायन, ऐसे करके होगा। कलर चेंज कर देता हूँ फिर से ताकि आपको क्लैरिटी रहे। अनायन कटायन कटायन एंड कटायन, ठीक है। ये लेयर बन गई, फिर एक और लेयर बनेगी ऐसी, फिर ऐसे लेयर बनती जाएगी इस डायरेक्शन में, नीचे की तरफ ऐसे बढ़ते जाएंगे इसी तरह से लेयर। फिर वो लेयर बाहर की तरफ भी आएगी, जैसे जैसे यहाँ पे मान लो ये कॉर्नर पे, ये यहाँ पे कटायन है ये, तो इसके जस्ट बाहर अनायन होगा व्हाइट कलर का, फिर कटायन फिर अनायन फिर कटायन फिर अनायन। तो 3 डायमेंशन में ऐसे भी जा रही है लेयर। तो उसी लेयर को, उसी अरेंजमेंट ऑफ एटम्स को हम बोलते हैं लैटिस। बोलोगे सर हमें जब हम घर में सॉल्ट देखते हैं NaCl, तो उसमें तो ऐसा कुछ नहीं दिखता। तो मैं बोलूंगा कि ऐसा दिखता नहीं है इसलिए क्योंकि ये जो Na प्लस है उसकी साइज को तुम इमेजिन करो, जो तुम्हारा सॉल्ट का एक पार्टिकल होता है ना, उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऐसे एटम्स का अरेंजमेंट होगा, अगर तुम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाओगे तो। समझ रहे हो? जो सॉल्ट जैसे NaCl, जैसे मान लो तुम्हारे घर में जो नमक है उसमें तुमने NaCl निकाल लिया, तो जो एक पार्टिकल निकाल रहे हो वो NaCl नहीं है। उस पार्टिकल के अंदर सोचो, उस पार्टिकल की लेंथ तो कम से कम mm में तो है, तभी तो देख पा रहे हो आप। उसकी विड्थ जो है वो mm में है, तब देख पा रहे हो आप। सोचो कि वो नैनोमीटर्स में, एंगस्ट्रम में होती है एटम की साइज, ये जो Na प्लस और Cl माइनस है। अब नैनोमीटर को से कंपेयर करो, डिवाइड करो, तो कम से कम 10 नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे उस छोटे वाले में, छोटे से जो टुकड़ा देखते हो आप सॉल्ट का, एक पार्टिकल की बात कर रहा हूं। तो इसलिए हमें ये दिखता नहीं है, बट एक्चुअली में अरेंजमेंट ऐसा ही होता है पार्टिकल्स का। तो जब आप रेशियो लोगे, सिंपलेस्ट रेशियो लोगे जब आप Na प्लस और Cl माइनस का इस पूरे अरेंजमेंट में, तो वो बनता है 1:1, और इसीलिए उसका हम केमिकल फॉर्मूला सिंपली बोल देते हैं NaCl। और आपको ज्ञान दो थोड़ा मैं इसमें, और एडिशनल ज्ञान ये है कि एक टर्म आता है जिसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि एक कटायन को कितने अनायन सराउंड कर रहे होंगे ऐसे लैटिस में, या फिर एक अनायन को कितने कटायन सराउंड कर रहे होंगे ऐसे लैटिस में, वही उस कटायन का या अनायन का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। जैसे आपसे कोई पूछे, कोऑर्डिनेशन नंबर सबके लिए वैलिड है, जैसे आपसे कोई पूछे कि बताओ यार मीथेन में कार्बन का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, तो आप बोलोगे 4। बोलो क्यों? क्योंकि एक कार्बन को 4 हाइड्रोजन सराउंड कर रहे हैं। तो वैसे ही NaCl में आपको पता है कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है Na का? आप बोलोगे 1, मैं बोलूंगा बिल्कुल नहीं। 1 इसलिए नहीं क्योंकि 1 तो सिंपलेस्ट रेशियो है। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na प्लस और Cl माइनस इन NaCl इज 8:8। तो 8:8 का मतलब ये है कि एक Na प्लस के आसपास डायरेक्टली, मतलब जस्ट उसके एडजेसेंट बगल में 8 क्लोरीन माइनस होते हैं। तो उसी तरह एक क्लोरीन माइनस के आसपास 8 Na प्लस भी होते हैं, ठीक है। और इस चीज की क्लियर अंडरस्टैंडिंग जो होगी उसके लिए एक अलग चैप्टर है जिसको हम बोलते हैं सॉलिड स्टेट।
जो कभी 11th में डाल देते सीबीएसई वाले, कभी 12th में। पता नहीं इस साल किस में है, अभी तो 12th में है, हो सकता है अगले साल 11th में आ जाए, तो पता नहीं। कुछ दिन 11th में रहा था ये चैप्टर बेचारा, अब इसको फिर से पुश करके 12th में ले गए हैं, फिर कभी कभी गैप भी कर देते हैं सिलेबस से। ठीक है, तो पढ़ेंगे इस चैप्टर को, क्योंकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे सीबीएसई रखे या गायब कर दे, उससे हमें मतलब नहीं है, पर हम लोग इसको 12th में ही पढ़ते हैं, तो वहां पे पढ़ेंगे। अभी आयनिक बॉन्ड की जो चीजें मैंने समझाई वो आपको समझ में आई क्या? सर वो कोऑर्डिनेशन नंबर एक बार फिर से रिपीट कर दो। हाँ, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है देखो, समझो। जैसे कि एक Na+ यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे एक Na+ एटम है, जैसे मान लो ये Na+ एटम है, ठीक है, तो इसके चारों तरफ 8 Cl- होंगे NaCl पे, ठीक है। अब बोलोगे सर अगर इसको 8 Cl- सराउंड कर लेंगे तो फिर तो NaCl8 होना चाहिए था फॉर्मूला, तो मैं बोलूंगा नहीं, ये जो Na+ है ऐसे ही Na+, जैसे मान लो ये जो Cl- है इसके सराउंडिंग में इसको मिला के, एक तो ये खुद हो गया और इसको मिला के ऐसे 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 करके 8 होंगे। मतलब आप ऐसे चेन बनाओ, जैसे आप ऐसा समझो कि एक सर्कल है, एलिमेंट्स का अरेंजमेंट है, मतलब मैं सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ, हालांकि ऐसा होता नहीं है। मान लो कि ऐसा कुछ है कि एक बंदा है, उसको 8 लोगों ने घेर लिया। ऐसा काम टिकटॉक विकटॉक पे होता था, बेचारा टिकटॉक भी बंद करवा दिया लोगों ने, टिकटॉक पे वो बनाते थे ऐसे फर्जी वीडियोस। ठीक है, जैसे मान लो 4 इधर से हो गए और ये हो गए, कितने हो गए, 8 हो गए क्या? साथ ही हो रहे हैं, साथ ही हो रहे हैं, एक और डाल दो यहाँ पे, ऐसे 8 लोगों ने इसको घेर रखा है, इस बंदे को, बीच वाले को। तो क्या अब इसी में क्या होता है कि ये जो बंदा है जो बीच वाला है, ऐसे 8 लोग किसी इसको घेर लेंगे, जैसे मतलब ऐसे 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे करके, समझ रहे हो? तो जैसे अब इसमें भी 2 ऑलरेडी हो गए, 3 ऐसे करके ऐसे। तो ये अरेंजमेंट ऐसी होती है कि 8-8 पार्टिकल हर पार्टिकल को घेरते हैं, सिमिलर टाइप का। मतलब ऐसा नहीं है, एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता है, मतलब आप बात को समझो कि अगर एक कटायन को 8 अनायन सराउंड करते हैं, तो एक अनायन जो यहाँ पे है उसको ऐसे ही 8 कटायन सराउंड करते हैं, फिर इसको भी 8 कटायन सराउंड करेंगे, ऐसे करके ये अरेंजमेंट बनता है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट 8:8 का अरेंजमेंट। अभी आप इसको नहीं विजुलाइज कर पाओगे, क्योंकि आपको एक्चुअल NaCl का स्ट्रक्चर मैंने बताया नहीं है कि कैसा होता है एक्चुअली में, उसको किस तरह का स्ट्रक्चर बोलते हैं। NaCl टाइप स्ट्रक्चर होता है, जो हम अगेन बता रहा हूं मैं, सॉलिड स्टेट में पढ़ेंगे, तो ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना अपने को, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। अभी आपके लिए जो आयनिक कंपाउंड होता है वो यही होता है, Na+... और बोलोगे कि फोर्स हर डायरेक्शन में सिमिलर लगता है क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, दैट्स व्हाई देयर इज नो डायरेक्शन ऑफ, कहां गया, देयर इज नो डायरेक्शन ऑफ बॉन्ड। तो नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड आयनिक बॉन्ड, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर आयनिक मॉलिक्यूल, एम्पेरिकल फॉर्मूला आयनिक मॉलिक्यूल। तो ये सब कुछ कुछ चीजें हैं जो आप लोग नोट कर चुके होंगे मेरे ख्याल से। नेक्स्ट पार्ट पे अगर हम मूव करें तो फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड और बॉर्न हाइबर साइकिल है। आज मैं ऑलरेडी आप लोगों का बहुत ज्यादा दिमाग खा चुका हूं, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी मैंने डिस्कस करी है जो आपको बहुत सारी चीजों में क्लैरिटी नहीं आई होगी। तो मैं थोड़ी देर के लिए रिकॉर्डिंग पॉज करूंगा, अपन बहुत आराम से बैठ के डिस्कशन करेंगे, जिसमें हम एक एक डाउट्स को क्लैरिफाई करेंगे, जो छोटे मोटे डाउट्स हैं। ठीक है, चलिए।